हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अगर आपसे कहूं कि जब भी दिवाली होती है या नवंबर का महीना पास आने होता है तो एक बात पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती है, वो रहती है स्मॉग की। और इस बात में कोई शक नहीं कि जिन दो चीजों को सबसे ज्यादा है ना हाय तौबा मचाई जाती है कि इनके कारण ये स्मॉग दिख रहा है, तो उसमें से एक तो जो दिवाली में पटाखे बजते हैं और दूसरा जो पराली जलती है। और निश्चित तौर पे जो परालियां जलती हैं उस पे सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं लोगों को, और वो बहुत जायज भी है, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो निश्चित तौर पे जो पंजाब या हरियाणा जो आसपास के किसान हैं, यहां पे जो पराली जलने की घटनाएं हैं बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके क्या कारण थे क्या नहीं थे, हम उस पर तो खैर बात करेंगे ही कि क्यों लोग जला रहे, क्या मजबूरी है कि पराली, और तकनीक ने कैसे पराली जलाने को और आगे बढ़ाया, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है, जो करंट अफेयर्स का न्यूज है, जो आपने निश्चित तौर पे द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में देखा होगा, वो ये हम समझेंगे कि पिछले अगर हम 10 से 15 दिन का सिनेरियो देखें तो पराली जलने की घटनाएं रिलेटिवली यानी कि सापेक्षिक तौर पे बहुत कम। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों। ठीक है, चर्चा में क्यों, चलिए चर्चा में इसलिए क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो 2025 में जो जिस वर्ष में हम इस समय चल रहे हैं, और अभी हम सबने दिवाली के उत्सव को बहुत अच्छे से मनाया, जो 2025 का वर्ष है, जो पराली जलाने की घटनाएं हैं उनमें ठीक ठाक स्तर पे कमी आई है। ठीक ठाक स्तर पे कमी आई है। देखिए, आप सबने वीडियोस देखे होंगे कि किस प्रकार से जो AQI है वो बहुत खराब होती जा रही है एनसीआर रीजन की। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत जल्दी ही पुनः जो कृत्रिम वर्षा है वो कराई जाएगी ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो। लेकिन फिर भी एक और चीज जो इस पे और कारगर हो सकती है वो पराली पे काम करना हो सकता है, हम इस पे ही बात करेंगे। तो क्या है, जो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है यानी कि जो PPCB है, उनके आंकड़ों के अनुसार क्या है, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 के बीच राज्यों में केवल 415 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर आपने एक वीडियो लेके चले आए, 415 520 ये सब डेटा का कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं, डेटा का इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए कभी नहीं होता है। जिस चीज का इंपॉर्टेंस होता है वो विल पावर, ठीक है, जो इच्छा शक्ति जिसकी हम बात करते हैं, इसी इच्छा शक्ति पे हम बात करेंगे कि क्यों ये सकारात्मक चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें भी देखेंगे क्या है पराली, क्यों दिक्कतें आई, इन सब पे हम बात करेंगे। और मैं बताता चलूं, मैंने भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आपने स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा जो कार्बन इमिशन से रिलेटेड था, और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि दिवाली हुआ कि नहीं। भाई, वो दिवाली से पहले की रिपोर्ट है, और उस अगर आप आर्टिकल को देखोगे तो उसमें मैंने लिखा भी हुआ है कि डेट क्या है। तो कम से कम किसी वीडियो को देखते हुए एक बार आर्टिकल पर नजर तो दौड़ा लिया करो। मैं उसका PDF भी, उसका PPT भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं, वहां से पढ़ लिया करो। खैर, आगे बढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं कि पराली है क्या। तो आप सबको पराली, जिसको अंग्रेजी में स्टबल कहते हैं, आप सबको पता है कि जैसे गेहूं आदि की फसलें होती हैं, तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले जब किसान खुद से जब फसल निकाला करते थे तो जड़ से पूरा, जिसे कहते हैं ना कि एकदम फ्रॉम द बेस, प्रॉपर बेस से निकाला करते थे, जहां पे डंठल और पत्तियां ये सब निकाल लिया करते थे। लेकिन फिर जब मशीनों का दौर आया तो मशीनें जल्दी काम करती थी क्योंकि मजदूरों की कमी थी, तो मशीनें ऊपर से आती थी और ऊपर से सब थ्रैश करके काट करके लेती जाती थी। ठीक है, तो ये जो चीज है जो बच जाती है, जो बीच में वो छोटे छोटे, आपने ठूंठ जिसे कहते हैं, आपने गांव में देखा होगा कि जब वो पगडंडी के द्वारा जाते हैं तो दोनों साइड में छोटे छोटे ठूंठ दिखते हैं, वो ठूंठ दरअसल पराली होती है। तो जो अवशेष होते हैं उनको पराली कहते हैं, जो फसल के अवशेष बचते हैं पराली होते हैं। अब पराली दहन की बात कर ली जाए तो किसान क्या करते हैं, अगली फसल बोने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, ठूंठ को जब तक जलाएंगे नहीं तब तक अगली फसल बोने के लिए खोदेंगे कैसे खेत को, फिर उसके बाद उसमें बीजारोपण कैसे करेंगे। बहुत से किसानों को यह भी लगता है कि दरअसल ये जो पराली है इसको जला देने से जो हमारी फसल है, ठीक है, ये और प्रोडक्टिव होगी, जो साइंटिफिकली गलत है ना, साइंटिफिकली गलत भी है। तो जल्दी साफ करने हेतु इन फसल में आग लगा देते हैं। ये आग पूरे खेत में तेजी से फैलती है और कुछ ही घंटों में पूरी पराली जलकर राख हो जाती है, जिससे खेत अगली बुआई के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि वो जो ठूंठ है जो निकली हुई है, आप यकीन मानिए कई बार आप खेतों से दौड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो पांव में ठूंठ लग जाया करती थी और ऐसा लगता था कि पांव फट जाएगा, तो खतरनाक होती है। लेकिन ये सही उपाय नहीं था। जो पराली दहन की बात हो ना, ये बिल्कुल भी सही उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए, कंबाइन हार्वेस्टर की भूमिका क्या है।
दिक्कत यह है कि जब भारत ने, या हम किसानों की बात करें, तो जब तकनीकी इनोवेशन देखने को मिला तो इस प्रकार के हार्वेस्टर आए जो ऊपर ऊपर से पूरी फसल को बहुत जल्दी काट देते हैं। जो किसान समय लगाता वो तुरंत ये कर देते हैं। दिक्कत क्या है, वो ठूंठ यानी जो पराली है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में जो सबसे बड़ी बात हुई, इंपॉर्टेंट बात हुई, वो ये कि वो ठूंठे जो थी वो छूटने लगी और उनको फिर जलाया जाने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि शायद आप 1980 से पहले के, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी 1980 के दशक से पहले की अगर आप बात करेंगे तो उस समय दरअसल पराली की घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। ये सबसे ज्यादा पीक की जो 1990 से लेके 2000 का समय था, सबसे ज्यादा पीक की। फिर ये फिर बड़ी घटी, लेकिन फिर भी अभी भी ठीक ठाक मात्रा में हो रही थी। खैर, हम इसकी भूमिका भी बात करें तो ये क्या करता है, ये केवल फसल के जो ऊपरी हिस्से अनाज को काटती है, ये जो मशीन है, और लगभग 1-2 फीट लंबा ठूंठ खेत में छोड़ देती है। पहले जब फसल हाथ से काटी जाती थी तो किसान क्या करते थे, जड़ से पूरे पौधे को उखाड़ लेते थे, पूरी जड़ से हटा देते थे, ताकि अगली बार सिर्फ उनको बीजारोपण ही करना पड़े और कुछ करना रहे। तो इस प्रकार की चीजें थी। ठीक है, चलिए बात करें तो पराली क्यों जलाई जाती है, इस पे पहले बात कर लेते हैं। क्यों पराली जलाई जाती है इस पे बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो क्या, समय की कमी और फसल चक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर सुनिएगा पूरा। क्या है, पंजाब में मुख्य रूप से धान गेहूं की जो फसल है वो अपनाया जाता है। धान गेहूं फसल का चक्र अपनाया जाता है। खरीफ सीजन में धान की खेती होती है। रबी खरीफ जाए तो आपको पता होगा जो खरीफ का सीजन क्या होता है, जो जुलाई अगस्त का सीजन होता है ना। तो और रबी की सीजन में गेहूं की फसल होती है। समस्या यह है कि धान की कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है और उसके तुरंत बाद नवंबर के मध्य तक गेहूं की फसल बुआई हो जाती है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बड़े इत्मीनान से एक प्रश्न का उत्तर देना कि गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, जायद की फसल है। खरीफ की तो नहीं है, ये तो आपको पता चल गया। जायद की है कि रबी की है, हालांकि आप सबको उत्तर पता है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अगला एक कानून है भूजल संरक्षण कानून। उसके तहत क्या है कि पंजाब के किसानों को धान की रोपाई जून के अंत से पहले नहीं करनी होती, ताकि भूजल का संरक्षण हो सके। इससे धान की कटाई में देरी होती है और किसानों के पास गेहूं की बुआई के लिए बहुत कम समय, यानी कि 15 से 20 दिन बचता है। तो इस कारण भी, जो मैंने कारण बताया कि समय की कमी है और फसल चक्र को फॉलो करना है, तो स्टबल बर्निंग यानी कि जो पराली है वो जलने की घटना तो होगी। अच्छा, इससे छोटी अवधि में खेत को तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। पराली को प्राकृतिक रूप से सड़ने में लगभग 45 से 60 दिन लगता है, तो पूरी फसल चक्र निकल जाएगा। जो दरअसल मौसम है गेहूं की बुआई का वो तो आगे निकल जाएगा। तो फिर क्या करना है, तो अब एक चीज क्लियर हो गई होगी, चूंकि आपने कमेंट कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो समझ लीजिए कि रबी की फसल को इस समय जो बोया जाता है उनके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि 45 से 60 दिन में पराली नष्ट होगी। तब तक तो फिर पता चला कि समय निकल गया। ठीक है, फिर खेत मतलब बोने का सीजन चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके और देख लेते हैं कि पराली और क्यों जलाई जाती है। सबसे सस्ता विकल्प, कोई मेहनत नहीं, ढेर पूरी आग लगा दो खेत में। कई बार इसके नकारात्मक, भाई कई लोगों की फसलें जल गई, कई लोगों के घर जल गए, लेकिन अभी भी पराली जलाई जाती है। तो सबसे सस्ता है, किसानों के लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है। ठीक है, बस माचिस की तीली काफी है। दूसरी ओर पराली प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके, जैसे मशीनों से पराली काटना और हटाना, लगभग 2000 से 2500 प्रति एकड़ लगता है। किसान वहां पर पैसा क्यों खर्चा करने जाए। हैप्पी सीडर मशीन किराए पे लेते हैं तो लगभग 1500 से 2000 प्रति एकड़ लगता है, वहां पे भी खर्चे लग रहे हैं काफी। बायोडिकम्पोजर का उपयोग करेंगे तो समय और श्रम की आवश्यकता, समय में बताया कि आपको कम से कम 35-40 दिन लग जाएंगे, उतना कोई वेट करने नहीं वाला है, 15-20 दिन में करना होता है। छोटे और सीमांत किसान जो पंजाब में बड़ी संख्या में इतनी अतिरिक्त खर्चा वहन नहीं कर पाते, तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है ना। अच्छा, मजदूरों की कमी, ये मेन कारण है कि हार्वेस्टर मशीन की तरफ वो लोग गए थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरों की भारी कमी है। युवा पीढ़ी शहरों की ओर पलायन कर रही है और खेतों में काम करने के वाले जो मजदूर हैं वो क्या है, कम होते जा रहे हैं। पराली को हाथ से हटाने के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध नहीं है। मैंने सबसे पहले बताया कि जो हार्वेस्टर मशीन क्यों आई, क्योंकि मजदूरों की कमी थी। सब कनाडा ही चले जा रहे हैं या कमाने निकल जा रहे हैं, तो किसानों को मजदूर कहां से मिलेंगे, है ना। ये भी बात है ना। चलो, अच्छा, और भंडारण की समस्या क्या है कि चारे के रूप में उपयोग करना कठिन है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व कम होता है। तो चारे के रूप में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना आप स्टोर कर लेते हैं अपने, जैसे भूसे की बात करते हैं या अन्य चीजों की बात करते हैं, उसमें फिर भी पौष्टिक तत्व होते हैं, इसमें तो होता नहीं है। गेहूं के भूसे की तुलना में धान की पराली कम उपयोगी होती है, तो और ज्यादा वेस्ट होती है ना। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में अगर पराली को एकत्र करके रखने की जगह और बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, लोगों को रहने के तो ठिकाने हैं नहीं, पराली को कहां रखेंगे। लगभग 195 से 200 लाख टन धान की पराली उत्पन्न होती है, जिसका प्रबंधन एक विशाल चुनौती है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, जागरूकता की कमी क्यों है, देखिए, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि किसानों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पराली जलाते हैं वो लोग, उससे जो पैदावार होगी अगली वो और मजबूत, सशक्त और बेहतर होगी। दरअसल ये एक मिथ है जो कि सही बात नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, नुकसान ही होती है ना। वास्तविकता में मिट्टी की उर्वरता को क्या नुकसान पहुंचाती है, तो लोग पराली जलाने की तरफ निकल जाते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जिधर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलो, पराली दहन के प्रभाव क्या है, हम स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों प्रभावों की बात करेंगे। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको सीओपीडी कहते हैं, इस प्रकार की चीजें। 2.5 रक्त जो PM 2.5 होता है वो बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाता है, और हम सबको पता है कि PM 2.5 या जो बाकी भी जो 8 चीजें AQI में मापी जाती हैं हेल्थ के लिए कितने डिजास्टर्स हैं, है ना। आंखों में जलन एलर्जी, तत्काल प्रभाव, मैं इसका बड़ा विक्टिम रहा हूं, मेरी आंखों में बहुत लंबे समय तक जलन रही NCR रीजन में, और गले में एक आप कभी देखे होंगे कि बीच के पोर्शन में बहुत अजीब सी खराश जैसा रहता है, और वो 4-4, 5-5 महीने रहता है। तो ये चीजें बहुत होती हैं ना। कैंसर का खतरा लंबे समय तक अगर आप उसमें PM 2.5 या PM 10 इसका अगर आप आपके श्वास नली की द्वारा जा रहा है तो आपको कैंसर का भी खतरा हो सकता है। जीवन प्रत्याशा में कमी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी, निश्चित तौर पर दिल्ली के निवासियों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 6.4 वर्ष की कमी है। 6.4, मतलब ये आपको लग सकता है कि ये 6.4 क्या होता है, पर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखिए 6.4 कम होना बड़ा दुखद संकेत है। इधर तो कम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव क्या होता है, जलती पराली से उत्पन्न गर्मी मिट्टी की ऊपरी परत के तापमान को 33 से 42 डिग्री तक बढ़ा देती है, तो गर्मी तो बढ़ेगी, है ना, ठीक है। जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, मैंने भी बताया कि उर्वरता कम क्यों होती है, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पर उसका असर पड़ता है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और अन्य महत्वपूर्ण तत्व जो है वो जल जाते हैं, जिनको बाद में आप कैसे कंपनसेट करते हो, बाद में आप उसमें खाद्य वगैरह डालते हो, उससे कंपनसेट करते हो, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता कम हो जाती है जो ये आप पराली जलाते हैं। तो हर तरीके से, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे मिट्टी की बात करें, उर्वरता पे दिक्कत आती है। फसलों के लिए उपयोगी कीट नष्ट हो जाते हैं, जैसे उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं, उपयोगी जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जो इस प्रकार के कीट हैं, जो मित्र कीट हैं, उनका भी विनाश हो जाता है, और अल्टीमेटली इट इज नॉट गुड फॉर एनी पर्सन, ठीक है। और क्या है, 2025 में अगर हम कमी की बात देखें, जिस विषय पे हम वीडियो ले रहे हैं कि कारण क्या है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि इस समय पराली इतनी कम जल रही है, तो पहली बात क्या कि 2025 एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक कारक था। देर से आई धान की कटाई, राजस्व में अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भारी बारिश हुई, और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ भी आई। बाढ़ आई तो हर चीजें डिले हो गई। इन अ वे बाढ़ का आना अच्छा नहीं है उनके लिए, पर इस कारण पराली का कम जलना बाकी लोगों के लिए अच्छा है ना। धान की फसल पकने में देरी हुई, है ना, खेत गीले रहे जिससे कटाई नहीं हो सकी, कटाई का समय पीछे खिसक गया। 22 अक्टूबर तक पंजाब के कुल 31.72 लाख हेक्टेयर धान क्षेत्र में से केवल 36% की ही कटाई हुई है। इसका मतलब क्या है कि लगभग आप देखें तो 67% या 63% के आसपास ऐसा एरिया है जहां पे भी कटाई नहीं हुई है। तो ऐसा हो सकता है कि पराली बढ़ जाए बाद में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जैसे कुछ जिलों के आंकड़े दिए कि अमृतसर में कितना, कहां पे कितना, तो कुछ जगहों पे काफी ज्यादा, कुछ जगहों पे बहुत कम, लेकिन अल्टीमेटली कटाई बहुत कम हुई है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। और क्या अगर हम बात करें तो यह देरी क्या है, दोधारी तलवार है। सकारात्मक इसके फायदे क्या हैं, अभी तक कम पराली जली है। नकारात्मक क्या है कि हो सकता है कि आगे वाले समय में जब हवा और डेंस होगी, हम सबको पता है कि NCR की हवाएं कैसी हैं, वो जाके जम जाती है, रुक जाती है, तो शायद अगर पराली जलाया जाए तो चीजें नवंबर दिसंबर में और खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। वास्तव में आंकड़े दिखाते हैं कि 11 अक्टूबर को 116 घटनाएं थी, जो बढ़कर 21 अक्टूबर को 415 हो गई। तो चीजें तो बढ़ी हैं, हो सकता है और बढ़े, लेकिन अभी के लिए जो शुरुआती सुखद संकेत हैं कि जब पटाखों का मौसम निकल गया और शायद बाद में जब ग्रैप लग गए हैं चीजें और बेहतर हो जाएंगी, तो शायद NCR में भविष्य में चीजें और क्या हो जाए, बेहतर हो जाए, ठीक है। और कुछ कारण है, सख्त निगरानी, यस। पंजाब जो सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो CAQM है, आपको याद होगा, जो ग्रैप लगाता है, ठीक है, उसके निर्देशों का पालन करते हुए कड़े कदम उठाए। क्या चीज, पराली सुरक्षा बल, थाना स्तर पे पराली प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया, बड़ी बात है ना, कि एक गश्त करती है, किसानों को जागरूक करती है, तुरंत कार्रवाई करती है। कानूनी कार्रवाई की बात कर ली जाए तो 184 FIR दर्ज की गई, ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता है जिसको BNS कहते हैं, इसके तहत 184 FIR दर्ज की गई उन लोगों पे जो ओपनली पराली जला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 189 मामलों में जुर्माना लगाया गया, 11.45 लाख का पर्यावरणीय मुआवजा लोगों से लिया गया। तो इस प्रकार की चीजें भी हैं। देखिए, बहुत सारे मुआवजे वसूले गए, और भी कुछ अलग अलग अधिनियमों को प्रयोग किया गया ताकि कानूनी रूप से भी इसको रोका जा सके, कानूनी रूप से भी इसको क्या किया जाए, रोका जा सके, ठीक है। बात करें इसके बाद की, एक पॉइंट और नीचे रह गया है, मैं बता देता हूं। जागरूकता अभियान, शायद आपके स्क्रीन पे ना आ रहा हो, नीचे लिखा है। जागरूकता अभियान से यह है कि लोगों को भी अवेयर किया गया कि इसके हर तरफ से नुकसान है, बी वो किसान हो या वो लोग हो, ठीक है, ए वो किसान हो, बी जो लोग हो,
लोगों के हेल्थ के लिए नुकसान है, एनसीआर के क्षेत्र के लिए नुकसान है, आपके किसान, आपके जो खेत हैं उनके लिए नुकसान है, उसकी उर्वरा शक्ति के लिए नुकसान है, और अल्टीमेटली आप एक नुकसान को ही वहन कर रहे हैं। तो क्यों ना इससे बचा जाए, पराली से बचा जाए। सरकार को और बेहतर साइंटिफिक ऑप्शन इसके देने चाहिए। ठीक है, बस ये बताता चलूं कि जो 2027 के लिए टारगेटेड हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल है। 19,999 इसका प्राइस है। चूंकि आप विकास लाइव कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो नया बैच है उसकी शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है। नए बैच की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है, तो 25 अक्टूबर से पहले जुड़ जाइए इस बैच से। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिएगा। देयर आर मेनी फीचर्स लाइक SIP, SIM, MRP, PRP, IGP, एन नंबर ऑफ टाइम्स हमने इसकी बात की है, और अद्भुत फीचर्स। मतलब अगर आप उससे पूछेंगे तो इनसे बेहतर फीचर्स न भूतो न भविष्यति, न हुए हैं न कहीं दिखेंगे। स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेंगे। ध्यान रखिएगा जो नया बैच है। अच्छा, 2028 को अगर टारगेट करें तो उसके लिए भी नया बैच जो है उसकी भी सूचना आपको हमारे वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, ठीक है, ये 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ना, मंगलवार से। तो इस बैच से जुड़ने की डिटेल्स भी आपको स्टडी IQ की वेबसाइट से मिल जाएंगी। ध्यान रखिएगा, विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे टेलीग्राम से, मुझसे इंस्टाग्राम से, तो स्कैन करके जुड़ जाइए। यहाँ पे सर्च बॉक्स में से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपसे मुलाकात बात होगी और डिस्कस किया जाएगा विभिन्न विषयों को, यूपीएससी के प्रिपरेशन को, यूपीएससी में ऑप्शनल के महत्व को, हर विषय पे बात की जाएगी, विस्तार से बात की जाएगी। चलिए, आशा करते हैं इस वीडियो से कुछ चीजें आपको अलग तरीके से समझने में मदद होंगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।